हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ को हिंदी में दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। इसको दल बदल विरोधी कानून क्यों कहा जाता है ये आपको अभी समझ में आएगा। देखिए, ऐसा होता है कि कई बार जो पॉलिटिकल पार्टी से आपने देखा होगा कि कई नेता खड़े होते हैं, तो उसके बाद जब वो पार्टी से जीत जाते हैं, उस पार्टी से लड़के जब वो जीत जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ समय के बाद अपने फायदे के हिसाब से वो उस पार्टी को चेंज कर देते हैं, जिससे वो पार्टी से जिस पार्टी से वो जीते रहते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान सीधा सीधा जनता के भरोसे का होता है, क्योंकि जनता अक्सर जब भी वोट देती है, जो वोटर्स हैं हमारे, वो जब वोट देते हैं तो वो सिर्फ हमेशा सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन को ही नेता के रूप में अपने नहीं देखते। कई बार ऐसा होता है कि वो किसी पार्टी की छवि को ध्यान में रखते हुए वो वोट देते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब जनता जो है वो ऐसे जितने भी सेक्शन है जनता के जिन्होंने पार्टी को देख के वोट दिया है, तो जब जब उन्होंने वो पार्टी ही बदल देते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं उस नेता का एजेंडा भी बदल जाता है। तो उस जिस तरह आप यहां देख रहे होंगे इस सीन में कि इस तरह की कुछ स्थिति हो जाती है जिसमें वो नेता अपनी बाकी के पार्टी के मेंबर्स को छोड़ के वो अलग चला जाता है, या तो किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, या तो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो आखिर इसको लेके बहुत कानून में काफी बातें चली, कई बार इसमें डिबेट हुए, कमेटी बनी, यहां तक कि आप यहां से इस टॉपिक के का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सीरियस टॉपिक है कि यहाँ होम मिनिस्टर खुद इसके चेयरमैन बन चुके हैं। होम मिनिस्टर खुद, जबकि ऐसा बहुत कम देखा गया है कि होम मिनिस्टर इस तरह के कानून के चेयरमैन बने हो, लेकिन ऐसा हुआ है। तो हम लोग आज इसको डिटेल में समझेंगे। तो इससे पहले हमें आपको थोड़ी सी और इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसे आप, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम लोग किस टॉपिक पे आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन अब एक चीज मैं आपको बता दूं आपको कि देखिए, संसद में क्या होता है कि तीन तरीके के लोग नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं। पहले, जो किसी पार्टी से इलेक्ट होके आए हैं, मतलब वो किसी पार्टी के मेंबर हैं और उससे जीत के आए हैं। दूसरे, जो कि इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि स्वतंत्र जिसको कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, किसी पार्टी से नहीं होते हैं, बस वो अपनी छवि के दम पे वो जीत के आते हैं और सरकार में रहते हैं। तीसरे, वो जो कि नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि अक्सर जो ये इंडिपेंडेंट और ये पार्टी से जो इलेक्ट होके आए हैं और इंडिपेंडेंट है, इनके ये लोग मिलके इनको नॉमिनेट करते हैं, या कई बार प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट करते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं नॉर्मली जब भी जो पूरा राजनीतिक प्रोसेस होता है, उसमें यही तीन लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो निश्चित है कि जो लोग एंटी डिफेक्शन लॉ में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, वो भी इन्हीं तीनों में से एक होंगे। तो हम लोग इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इस वीडियो में पूरी चीज़ों को समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे ही मिलती हैं। और बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन पे हिट करने से जब भी हमारी कोई नई वीडियो लोड होगी, अपलोड होती है, तो वो सीधा आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, अगर आपने बेल आइकन को हिट किया होगा तो। अब पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखिए, क्या हुआ था कि इससे पहले जब एंटी डिफेक्शन लॉ जैसी कोई चीज बनी ही नहीं थी, उस समय की मैं बात बताता हूं। तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट होती हैं स्टेट की और यूनियन टेरिटरीज की, वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कई बार क्या हुआ कि जो उनके लेजिस्लेटर थे, यानी कि जो उनके विधायक थे, वो उनकी पार्टी से जीतने के बाद वो पार्टी को छोड़ देते थे। तो इससे क्या होता था कि उनके जो विश्वास प्रस्ताव था उसमें दिक्कत आ जाती थी, और सदन में कई बार ऐसा देखा गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, जिसकी वजह से सरकार में अस्थिरता की स्थिति आ गई है, इनस्टेबिलिटी आ गई है। तो इस तरह की चीजों को काफी देखा गया इससे पहले, जब ये उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ जैसी कोई चीज बनी ही नहीं थी। तो अब इसका एक आंकड़ा मैं आपको बता दूं, आप समझ सकते हैं कि कितना ये गहरा, कितना ये सीरियस मैटर है। कि करीब 50%, 4000 लेजिस्लेटर यानी 4000 विधायकों में से 50% करीब करीब 2000 विधायक ऐसे थे, यानी 50%, उन्होंने क्या किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल और फेडरल पार्लियामेंट से जो इलेक्ट होके आए थे 1967 और 1971 के जनरल इलेक्शन में, वो डिफेक्टेड हुए थे, यानी उन्होंने अपनी पार्टी से को छोड़ा था या अपनी पार्टी से गद्दारी की थी। अब इससे क्या हुआ था कि पूरे देश में पॉलिटिकल अस्थिरता, यानी राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति आ गई थी, जो कि देश, किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। इसका असर वहां के सारे लोगों पे भी पड़ता है, इसीलिए मैटर काफी सीरियस हो गया। अब देखिए क्या हुआ, मैं आपको डिटेल में, मैं शुरू से इसकी स्टोरी पूरा आपको लेकर चलता हूं। फिर क्या हुआ कि 1967 में जनरल इलेक्शन हुए, तो उस समय क्या हुआ, डिफेक्शन से पॉलिटिकल जो सीन था इंडिया का वो काफी चेंज हो गया।
उसमें हुआ क्या कि 376 इंडिपेंडेंट लेजिस्लेटर थे, उसमें से 176 लेजिस्लेटर ने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया। मतलब जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, स्वतंत्र कैंडिडेट थे, विधायक थे, जीत के आए थे, उसमें से 376 ऐसे थे विधायक, उसमें से 176 विधायक ने एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब इससे क्या हुआ कि एक अस्थिरता की स्थिति आ गई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पलड़ा काफी भारी हो गया, दूसरा पलड़ा कमजोर हो गया। अब इस तरह के पॉलिटिकल डिफेक्शन को डील करने के लिए 1969 में क्या हुआ कि एक कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन उस समय के होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री वाई बी चौहान थे। वाई बी चौहान वहां के, उन्होंने क्या किया, इस इशू को पूरा संज्ञान में लिया और इसकी अध्यक्षता करते हुए उन्होंने इस मैटर को 1969 से टैकल करना शुरू किया। अब जो इसके बाद क्या हुआ कि अगला अटेम्प्ट देखा गया कि इसी सीरीज में लिया गया 1978 में, 1978 में। इसमें क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट यानी जो स्वतंत्र कैंडिडेट थे और नॉमिनेटेड यानी कि जो नामित विधायक थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी पार्टी को उनको लिए नियम बनाया गया कि वो किसी एक पार्टी को एक बार ज्वाइन कर सकते हैं, दोबारा वो उस पार्टी को चेंज नहीं। जैसे मान लीजिए कोई अगर जीत के गया है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो वो एक बार चाहे तो किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, जब तक उसका कार्यभार है वहां पे, जब तक उसका टाइम पीरियड है, तब तक वो एक बार किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, बार बार वही काम नहीं कर सकता है। ये चीज हुई। अब फिर क्या हुआ, लेकिन फिर इससे क्या हुआ कि पब्लिक ओपिनियन इसके काफी विरोध में चलने लगा, क्योंकि अक्सर क्या होता था कई बार कि इसको इस रूल के बावजूद इससे भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब पब्लिक ओपिनियन इस पे थोड़ा सा आने लगा एंटी डिफेक्शन पे, तो उसके तुरंत बाद एक क्लियर मेजॉरिटी देखने को मिली 1984 में। राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने एक प्रपोज किया, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने अपने मेजॉरिटी के दम पे एक नया एंटी डिफेक्शन बिल पार्लियामेंट में पारित किया, एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें कई डिबेट्स हुए, और दोनों लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी ये आराम से पास हो गया, ये बिल अप्रूव हो गया। और उसके बाद इसमें कानून में 52nd यानी 52वां अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और इससे क्या हुआ कि 52वां अमेंडमेंट करके यानी 52nd अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची को कानून में डाल दिया गया। तो ये राजीव गांधी की गवर्नमेंट का काम था कि इन्होंने 52nd अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन में 10वां शेड्यूल यानी कि 10वीं अनुसूची को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। अब 1985 की बात करते हैं। अब 1985 में 10 शेड्यूल जो था, मैंने जैसे आपको बताया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में आया और पार्लियामेंट ने इसको अचीव किया। फिर क्योंकि 84 में उन्होंने प्रपोज किया था, तो 85 में ये पास हो गया, 85 में कानून बन गया ये। और इसमें करीब जैसे डिबेट हुआ तो उसमें 1 साल का प्रोसेस पूरा लगा। अब इसके बाद क्या हुआ, और भी इसमें समय समय पे रिकमेंडेशन आने लगे जिससे कि और इसमें सुधार किया जा सके। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, 2003 में एक 91st अमेंडमेंट यानी कि 91वां संशोधन किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान में, जिससे उन्होंने और भी प्रोविजन को ऐड कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, जो कि डिफेक्टर्स वहां वो लोग हैं जिन विधायकों ने अपने पार्टी को छोड़ा है, और उससे उनको क्या किया कि उनको बैन कर दिया कुछ समय के लिए मिनिस्टर बनने से। मतलब वो जो, जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट के सेक्शन में, तो आप समझ जाएंगे इस चीज को कि जब कोई विधायक जीत के जाता है तो उन्हीं विधायक में से जो राज्य सरकार होती है वो क्या करती है कि कैबिनेट मिनिस्टर बनाती है, और कई लोगों को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रभार भी देती है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं तो ये मिनिस्टर बनते हैं उन्हीं विधायकों में से। तो अब क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने 2003 में एक नया अमेंडमेंट पास किया, एक 91वां अमेंडमेंट था वो 91st अमेंडमेंट, और उससे क्या किया कि एक नया प्रोविजन ऐड कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, जिसमें उन्होंने बैन कर दिया मिनिस्टर्स को, कुछ समय के लिए वो मिनिस्टर नहीं बन सकते। तो इससे भी मतलब इससे क्या होगा कि कानून थोड़े से सख्त हो गए। अब हम आपको बताते हैं, तो ये था पूरा मैंने एंटी डिफेक्शन के बारे में बताया। अब हम आपको 10 शेड्यूल में बताते हैं कि आखिर इसमें नियम कानून क्या क्या बनाए गए, क्योंकि देखिए बैन तो कर दिया गया, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता है, या कोई इंडिपेंडेंट है, या कोई नॉमिनेटेड है, तो इन तीनों पे क्या असर पड़ेगा उसका, इस कानून का, इसका पूरा जिक्र 10 शेड्यूल में है। तो हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें 2 शर्तें रखी गई कि अगर कोई मेंबर ऑफ द हाउस है, और देखिए ये उसकी बात हो रही है जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है नेता। मान लीजिए कोई आदमी किसी पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा हुआ, किसी राजनीतिक पार्टी से खड़ा हुआ, और वहां से जीत के वो संसद में आया है, तो उसकी बात हो रही है। तो इसमें मेंबर ऑफ द हाउस को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे मेंबर ऑफ द हाउस होने से। अगर इसमें दो केसेस थे। पहला कि अगर वो खुद ही अपनी मेंबरशिप खो देते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, मतलब वो खुद ही अपना जो रिजाइन देते हैं वहां से, तो ये केस हो सकता है।
दूसरा केस में अगर वो वोट करें या वोटिंग करने से मना कर दें इस तरह के हाउस में, जो भी पॉलिटिकल पार्टी ने, जैसे क्या होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप खड़े होते हैं तो जब कोई बिल या कोई भी ऐसी चीज पास होती है तो पहले क्या होता है कि बिल को एक्ट बनाने के लिए सबकी सहमति जरूरी होती है। तो कई बार ऐसा होता है इसके लिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी से आप खड़े हुए हैं वो आपको निर्देश देगा कि आपको कहां वोट देना है और कहां वोट नहीं देना है। तो इस पर एक पार्टी के सारे लोगों की सहमति होती है। लेकिन अगर आप उसमें से ऐसे बंदे हैं कि जो आप मना कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टी की बात मानने से, जिस पार्टी से आप खड़े होकर जीते हैं आप उसी पार्टी की बात को मना कर देते हैं, तो वहां पे पार्टी अपनी ताकत दिखा सकती है और पार्टी अगर चाहे तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकती है। तो अगर वो आप वोट देने से मना कर देते हैं, इस तरह की कोई भी नेता जो है वो वोट देने से मना कर देता है इस तरह के पार्टी में, जो कि पॉलिटिकल पार्टी ने जो उसको डायरेक्शन दिया था उस पर वो अमल नहीं करता है, तो उस केस में बिना किसी प्रायर परमिशन के, यानी बिना किसी इस तरह की पार्टी से बिना परमिशन लिए या बिना कोई किसी इस तरह के एक्ट के, पार्टी जो है उसे 15 दिन के अंदर अंदर उसे हटा सकती है। तो ये था, और तो ये चीज है, मतलब 15 दिन के बाद पार्टी चाहे तो उसे हटा सकती है, ये नियम था इसमें। अब अगर मान लीजिए कि किसी केस में वो वॉलेंट्री खुद ही अगर वो चाहे तो अपनी मेंबरशिप खो दे, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, देखिए अगर मान लीजिए, जिससे इसमें मैंने आपको पहला केस बताया था कि जब कोई पार्टी से खुद ही अपनी मेंबरशिप हटा देता है तब की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना जो एक वर्डिक्ट दिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई रिजिग्नेशन नहीं दिया जाता है किसी मेंबर के द्वारा, या जो उसकी मेंबरशिप है उसके किसी कार्य के द्वारा उसने कुछ ऐसा कार्य किया है, पार्टी की बात नहीं मानी जिसके कारण से उसकी मेंबरशिप खतरे में पड़ी है, तो उस तरह के केस में जो वो है ये माना जाएगा कि उसने खुद ही मेंबरशिप से रिजाइन दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इंटरप्रेट किया कि अगर वो रिजिग्नेशन ना भी दे तो भी उसकी मेंबरशिप रद्द मानी जाएगी। अगर दूसरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मेंबर जो है जिसने पब्लिकली खुद को एक्सप्रेस कर दिया है कि वो खुद की पार्टी के अपोजिट काम कर रहा है या सपोर्ट या दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, उसे रिजाइन करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही कि किसी की वॉलंटरी मेंबरशिप अगर वो रिजिग्नेशन नहीं भी दे रहा है तो भी उसका मेंबरशिप रद्द माना जाएगा अगर वो पार्टी का मेंबरशिप खुद ही खो देता है या वो इस तरह का कोई कार्य करता है जिससे कि उसे मेंबरशिप उसको खोना पड़े। अब दूसरे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा था कि अगर वो पार्टी के अपोजिट कोई काम करता है या दूसरे पार्टी को खुलेआम सपोर्ट करता है तो उसे भी रिजाइन करना पड़ेगा। अब इस तरह से जो एक लेजिस्लेटर की स्पीच होती है, जो विधायक की स्पीच होती है, उसका जो कंडक्ट होता है, जो उसके कर्म में आता है, वो इनसाइड और आउटसाइड, यानी कि अपने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर दोनों ही केस में वो डिस्क्वालिफाइड में आ जाएगा अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि उसका कोई भी स्पीच अगर वो कोई देता है इस तरह का जो कि इनसाइड आउटसाइड लेजिस्लेचर के, तो वो भी उसके तहत भी वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब ये बात थी तो उसके लिए जो कि पार्टी का मेंबर है। अब इंडिपेंडेंट मेंबर की बात करते हैं। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है यानी कि स्वतंत्र है, यानी किसी पार्टी से नहीं खड़ा, वो खुद की अपनी इमेज और अपनी मेहनत के दम पे अगर वो जीत के आया है, तो अगर वो इलेक्ट हो जाता है बिना किसी कैंडिडेट की पॉलिटिकल पार्टी के सेटअप के, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है इस इलेक्शन के बाद। मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट बन के खड़ा हुआ और बाद में क्या हुआ कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उसको भी उसकी जो पार्टी की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। तो एक ये रूल ये था। और इसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर जो थे, नॉमिनेटेड यानी नामित लोगों की बात बताएं, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं हाउस के, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे मेंबर ऑफ द हाउस बनने के अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर देते हैं 6 महीने होने के बाद, जब से वो कार्यभार को संभाले हैं। मतलब अगर कोई किसी प्रेसिडेंट किसी को नॉमिनेट करते हैं, प्रेसिडेंट या गवर्नर किसी को नॉमिनेट करते हैं अगर संसद भवन में, तो उस केस में क्या होता है कि जो भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर अगर उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की तो भी उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी, उनको एंटी डिफेक्शन लॉ में रखा जाएगा। अब अगर आगे एक बात करें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा, जब से उन्होंने अपनी सीट संभाली है, बिना किसी डिस्क्वालीफाई, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें डिस्क्वालीफाई न किया जाए। तो अगर वो 6 महीने तक, अगर जब वो सीट पर बैठे हैं तब से लेकर 6 महीने तक अगर वो
पार्टी की सदस्यता को मानते, किसी नई पार्टी को ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो नॉमिनेटेड मेंबर हैं और नॉमिनेटेड मेंबर ही बने रहेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर वो नहीं रहेंगे। और अगर उसके बाद 6 महीने के बाद ही ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, वो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी। हालांकि इसमें देखिए कुछ एक्सेप्शन भी देखे गए हैं, कुछ ऐसे अपवाद भी देखे गए हैं। एक्सेप्शन को हिंदी में अपवाद कहते हैं, तो इसमें कुछ अपवाद भी देखे गए हैं। अपवाद में बता दे रहा हूं आपको कि जो ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन है सेशन के, वो अप्लाई नहीं होंगे कुछ केसेस में। ये 2 केसेस हैं जिसमें अप्लाई नहीं होंगे। पहला केस क्या है कि अगर कोई मेंबर है वो अपनी पार्टी से बाहर चला जाता है और जिसके कारण क्या होता है कि उसकी पार्टी जो है दूसरी पार्टी से मर्ज हो जाती है, तो उस केस में, और वो मर्जर जो होता है यानी कि एक पार्टी दूसरे पार्टी में विलय हो जा रही है, वो जो वो 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी जो होते हैं वो एग्री हो जाते हैं मर्जर करने से, तो उस केस में डिस्क्वालीफाई वो नहीं होगा। मतलब क्या है, मतलब एक तरह से मैं सीधे शब्दों में समझाऊं आपको कि अगर कोई मेंबर है वो अपनी पार्टी से बाहर उसने छोड़ दिया, मान लीजिए उसने अपना पार्टी छोड़ दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि वो पार्टी टूट गई और या पार्टी विलय हो गई दूसरी पार्टी में, क्योंकि देखिए जब जब मेंबर्स पार्टी छोड़ेंगे तो पार्टी कमजोर पड़ेगी। पार्टी मान लीजिए अपनी पार्टी क्या की कि 2 पार्टियों ने आपस में हालांकि एक संगठन बना लिया, तो उस तरह के केस में क्या हुआ कि, और उसमें क्या हुआ 2/3 ऑफ द मेंबर, अब इसमें 2/3 मेंबर ऐसे थे पार्टी के जिन्होंने इस मर्जर को स्वीकार्यता दे दी, तो उस केस में वो बंदा जो कि जिसने खुद से पार्टी छोड़ा है वो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। तो पहला केस ये था। दूसरा केस क्या था कि अगर कोई मेंबर है वो इलेक्ट हो जाता है एक बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर मैंने आपको बताया था कि अगर लोकसभा की बात करें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, और राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन होता है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है तो ये वॉलंटरी, ये खुद ही, अगर देखिए अगर कोई मेंबर है वो एक बार इलेक्ट होने के बाद एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी कि एक मतलब ये स्पीकर या चेयरमैन एक बार वो उसको उसी के मेंबर्स, देखिए मेंबर्स, स्पीकर कौन होता है, स्पीकर चेयरमैन, मैंने आपको बताया था कि स्पीकर और चेयरमैन ये जो होते हैं ये उन्हीं के बीच में, उन्हीं पार्टी के मेंबर के बीच में से होते हैं, उन्हीं पार्टी के लोग जो है उनको चुनते हैं। तो अगर इस तरह का प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस अगर इलेक्ट होता है तो वो अगर चाहे तो खुद ही वो अपनी मेंबरशिप को खो देता है पार्टी से, या रीज्वाइन कर लेता है और उसको वापस उससे ज्वाइन कर लेता है जब वो ऑफिस में नहीं होता है। उस तरह के केस में तो ये एक एग्जेम्पशन माना जाए, उसका एक एग्जेम्पशन पीरियड माना जाएगा कि बस इसमें शर्त ये है कि वो अपने पार्टी के प्रति डिग्निटी और इम्पार्शियलिटी अपने पार्टी और अपने ऑफिस के प्रति बना के रखे। मतलब अगर कोई मेंबर पार्टी का सदस्य वो अगर प्रेसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर या चेयरमैन के रूप में अगर वो पार्टी में वो बैठता है, तो उस केस में जो अगर वो खुद से ही मान लीजिए अपना मेंबरशिप खो दिया और मान लीजिए कुछ समय के बाद खुद से ही ज्वाइन कर लिया, तो भी वो हाउस में रह सकता है। बस शर्त इतनी है कि उसको अपनी पार्टी की और अपने ऑफिस की डिग्निटी और इम्पार्शियलिटी को में बना के रखना पड़ेगा। तो ये एक्सेप्शन है। लेकिन अब देखिए इस तरह के कोई भी कानून बनते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि वो कुछ ना कुछ लूप होल वो लोग बना ही देते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में भी एक ऐसे ही लूप होल है। इसमें क्या लूप होल है मैं बताता हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ ने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो टाइम पीरियड क्या होगा जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो डिसाइड करेगा डिस्क्वालिफिकेशन प्ली को। मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए कि किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है कि कोई मान लीजिए पार्टी का मेंबर है, उसने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो पार्टी ज्वाइन करेगा तो उसके जब पार्टी के मेंबर चाहेंगे कि उसको डिफेक्ट कर दिया जाए, यानी उसको उससे सारे हक और उससे उसका ओहदा उससे छीन लिया जाए, तो वो क्या करेंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर को अपना उसका जो है एक पिटिशन दाखिल करेंगे, उनको एक प्ली दाखिल करेंगे कि उनको एक एप्लीकेशन देंगे। तो लेकिन वो एप्लीकेशन तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ले लेगा, लेकिन वो उस पर अपनी राय कब तक देगा ये टाइम पीरियड डिसाइड नहीं है। तो जब तक वो अपना डिसीजन नहीं दे देता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तब तक जो है वो उसी के पास सुरक्षित रहेगा और वो मेंबर जो कि जिसने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन की है वो उस पार्टी में बना रहेगा। ये इसको मैंने एक लूप होल माना है क्योंकि बहुत बड़ा ये लूप होल है कि, और इसमें एक चीज, क्योंकि इसमें लूप होल इसलिए भी है क्योंकि इसमें कोर्ट भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा बस वही डिसाइड कर सकता है मैटर को। इसमें कोर्ट जब एक बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड कर लेता है, जैसे स्पीकर डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ये डिफेक्टेड है, तब वो बंदा चाहे यानी कि वो मेंबर चाहे तो वो कोर्ट में जा सकता है, अदरवाइज वो कोर्ट नहीं जा सकता जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी हो, उसके जो भी उसके पार्टी के मेंबर्स ने जो भी एप्लीकेशन दाखिल किया हो और उसमें उसका टाइम पीरियड भी डिसाइड नहीं है। तो ये है। और वह इसी तरह से वो उसके अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके पास जो पिटिशनर होगा, जो भी जिसने पिटिशन दाखिल किया होगा, अक्सर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स ही पिटिशन दाखिल करते हैं, वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस वो वेट कर सकते हैं कि कब डिसीजन आएगा
और कब आगे बात बढ़ेगी, तो कब उसको रिजाइन किया जाएगा जो मेंबर ने हमारी पार्टी को छोड़ा है। तो ये लूप होल है बहुत बड़ा लॉ का। तो ये फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ था। उम्मीद करता हूं कि दल बदल विरोधी कानून आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा या इसमें कोई डाउट रह गया होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपके जवाब जरूर देंगे। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी हिट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चल सके और उनके पास भी अच्छी अच्छी वीडियोस पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे साथ चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।